नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की एक सीरीज़ प्रारंभ की है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। दोस्तों, इसमें दोस्तों हमने पूर्व में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, जो एग्ज़ाम हुए थे टीएसटी पीएचटी एवं यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनसे संबंधित क्वेश्चन हम नोट्स के रूप में बना लिए हैं, ठीक। और इसका आपके सामने विस्तृत व्याख्या करते हैं, तो आप इसको ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि पूर्व के क्वेश्चन ही अक्सर एग्जामिनर पूछता है, ठीक। और एक चीज़ और आपको बता दें दोस्तों, इस सीरीज में सबसे बड़ी बात ये है कि हम उन क्वेश्चनों के साथ अन्य क्वेश्चन को भी ऐड करते हैं, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन है तो उसके साथ अन्य क्वेश्चन की पूरी व्याख्या देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, क्वेश्चन संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो। और एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है कि जो 4 विकल्प होते हैं ना, तो आप चारों विकल्प को जो है इग्नोर मत करिए, चारों का नॉलेज आप ज़रूर रखिए, ठीक है। उनसे ही संबंधित क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके पहले हम 16 वीडियो पॉलिटिकल साइंस सीरीज़ के अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे, आप उनको एक बार ज़रूर देखिए। ये 17वां वीडियो है। इसमें दोस्तों हम नोट्स का व्याख्या करते हैं अपने, हमने खुद नोट्स बनाई है, ठीक। हम वर्तमान में एक टीचर हैं, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर। तो हमें मतलब इन सब चीज़ों का अनुभव है, हमने परीक्षाएं दी हैं टीएसटी पीएचटी यूजीसी नेट। वर्तमान में हम पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट से, ठीक है, क्वालिफाइड हैं। 2019 में हमने यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया था पॉलिटिकल साइंस से। तो हमें इस चीज़ का अच्छे से गेस है कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। अतः आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें सारे प्रश्न हैं। ओके, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था लोक लेखा समिति, ये क्वेश्चन हमने पूर्व के वीडियो में देखा था, ठीक। अब जो आगे का क्वेश्चन है उसको आज देखते हैं। लोक लेखा समिति के बारे में अगर आपको पढ़ना है दोस्तों, तो हमारे पूर्व के वीडियो में जाकर एक बार विजिट कीजिए, देखिए, आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपके प्रश्न फंसेंगे, ये गारंटी है दोस्तों। अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी और सुव्यवस्थित आचार्यपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है, ठीक। अब देखिए, ये बारकर हैं दोस्तों, ठीक है। बारकर कहते हैं अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी एवं सुव्यवस्थित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना बनी रहती है। जो अधिनायकवाद होता है उसको ये जो अस्थायी अधिनायकवाद होता है, ये बोलते हैं कि स्थायी और सुव्यवस्थित अत्याचार, मतलब उसको बोलते हैं कि स्थायी और सुव्यवस्थित अत्याचारपूर्ण, मतलब जो है खतरनाक बन जाने की संभावना पूर्णतया बनी रहती है। अब एक बार आप जान लीजिए जो अधिनायकवाद था ये क्या है, ठीक है। इसके बारे में हम शॉर्ट में बताते हैं। आपको बता दें, जो लोकतंत्र है उसका ये अपोजिट होता है। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, यानी जनता ही सब कुछ होती है। जनता अपने प्रतिनिधि जो होते हैं उसको बदल सकती है, चेंज कर सकती है चुनाव के दौरान। लेकिन अधिनायकवाद में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक ही व्यक्ति मतलब जो है पूरी तरह से सत्तापूर्ण होता है, ठीक है, संपूर्ण सत्ताधारी होता है, ठीक। एक व्यक्ति यानी पूरी सत्ता जो है एक व्यक्ति में ही निहित होती है, संपूर्ण शक्तियाँ एक व्यक्ति में निहित होती हैं इसमें। और उसके आदेश, जो मतलब वो व्यक्ति होता है, शासक होता है अधिनायकवाद में, उसके आदेश ही कानून होते हैं और जनता को उसका पालन करना अनिवार्य कर्तव्य होता है। जनता का अनिवार्य कर्तव्य होता है उसके आदेशों का पालन करना। ये अधिनायकवाद है, ठीक। और अधिनायकवाद के बारे में दोस्तों एलन बाल तुलनात्मक राजनीति संबंधित ही विचारक हैं। एलन बाल ने 2 प्रकार बताए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है दोस्तों सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र, सर्वाधिकारवादी, और दूसरा इन्होंने बताया था स्वेच्छाचारवादी, स्वेच्छाचारवादी। अब देखिए, सर्वाधिकारवादी में दोस्तों इन्होंने बताया था जो स्टालिन का रूस था, ठीक है। जो सर्वाधिकारवादी था वो कहाँ कहाँ प्रचलित था, स्टालिन का रूस, ठीक है,
स्टालिन जब शासक थे रूस के, ठीक है, उस समय का रूस जो था, उस समय जो शासन जो चल रहा था वो यही शासन था, ठीक है, सर्वाधिकार अधिनायकवाद तंत्र। और इसके बाद हिटलर का शासन दोस्तों जर्मनी में, हिटलर से सबको ही वाकिफ होगा, हिटलर का शासन। इसके बाद मुसोलिनी का शासन इटली में, ठीक। ये सर्वाधिकारवादी अधिनायक तंत्र के रूप मतलब जो है राज्य थे। यहाँ ये लोगों ने जो शासन बनाया था वो सर्वाधिकार अधिनायक तंत्रवादी थे। यानी मतलब जो इन्हीं के आदेश, ठीक है ना, जनता मतलब मानती थी और सर्वोपरि होते थे, ठीक। और जो स्वेच्छाचार और अधिनायक तंत्र है दोस्तों, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, युगांडा, लीबिया, नाइजीरिया आदि जगहों पर है, ठीक। पाकिस्तान, बांग्लादेश, युगांडा, लीबिया, नाइजीरिया आदि जगहों पर ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता जाता है, ठीक, कि ये मतलब जो है कौन सा शासन कहाँ पर है। अब देखिए बारकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। बारकर कौन थे? ये दोस्तों बारकर आपको बता दें ग्रीन के समय, ठीक है ना, ग्रीन के बारे में आपको पता होगा। ये आदर्शवादी विचारक थे, आदर्शवादी विचारक थे, ठीक, ग्रीन। और ये उदारवाद के समर्थक भी थे। कल्याणकारी राज की बात करते हैं दोस्तों। ये कहते हैं कि राज्य में, ठीक है ना, रह कर के व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। यानी राज्य ऐसा है जो व्यक्ति के उच्चतम, ठीक है ना, व्यक्ति के जीवन में उच्चतम आने वाली बाधाओं को दूर करता है। जो व्यक्ति का जीवन है उसके जीवन में आने वाली, जो उसके अच्छे जीवन में जो आने वाली बाधाएं हैं उसको वो दूर करता है राज्य, ठीक। ऐसी बात ये करते हैं, बाधाओं को बाधित करता है राज्य। इन्होंने ये मतलब कथन भी दिया है, क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इन्हीं के कोट को, ठीक है ना, इन्हीं के विचारों को बारकर ने अपने शब्दों में कहा है कई जगह, ठीक। जैसे कि बारकर के एक कथन बहुत फेमस है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इन्होंने कहा था दोस्तों, ठीक है, ये ग्रीन का कथन है, ठीक, लेकिन बारकर ने इसको कहा था, ठीक। ये कथन है, मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। मानवीय चेतना, ठीक है, मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता, मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। और स्वतंत्रता अधिकार, ठीक है, जो स्वतंत्रता में अधिकार का भाव नहीं कहते, ये ऐसी बात इन्होंने कही थी। मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार अपने अस्तित्व के लिए राज्य की मांग करते हैं, ठीक है। ये कथन बारकर ने कहा था, ठीक। ये ग्रीन का कथन है लेकिन बारकर ने अपने शब्दों में इसको बोला है। मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है, स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार अपने अस्तित्व के लिए राज्य की मांग करते हैं, ठीक है। ऐसी बात बारकर ने कही है, ठीक। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो क्वेश्चन है, अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो लाबी प्रचार, ठीक। दबाव समूहों की जो एक विधि है दोस्तों, लाबी प्रचार, ठीक है, इसका प्रयोग अमेरिका में होता है, ठीक। फाइनर ने दबाव समूहों को, ठीक है, तीसरा सदन कहा है, तीसरी सरकार कहा है। और दबाव समूह ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपने हित से प्रेरित होकर काम करते हैं, ठीक है, स्वहित से प्रेरित होकर काम करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं वो उनका राष्ट्रीय हित, ठीक है ना, सर्वोपरि होता है, वो राष्ट्रीय हित से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। लेकिन दबाव समूह स्वहित से प्रेरित होकर कार्य करते हैं और इनमें कोई मतलब जो है इनकी सदस्यता, ठीक है ना, निश्चित नहीं होती है, ठीक। और जो ये सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए दोस्तों, ये जैसे कि जो हड़ताल करने लगते हैं, हड़ताल एक मतलब तरीका बनाते हैं, ठीक है, बात मनवाने का, हड़ताल करके, ठीक है। और अनुनय विनय करना जैसे हो गया, अनुनय विनय करते हैं और कुछ समझौते करते हैं सरकार से, तो ये दबाव समूह होते हैं, ठीक है। तो अमेरिका में लाबी प्रचार करके लोग अपनी बातें सरकार से मनवाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों की समानता, मौलिक अधिकारों की घोषणा की, ठीक।
ये क्वेश्चन में कहा गया है कि अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य की समानता एवं मौलिक अधिकारों की घोषणा की है। दोस्तों आपको बता दें, जो मौलिक अधिकार है भारत में वो अमेरिका से ही लिए गए हैं। भारत में जो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। संपत्ति का अधिकार इस समय अनुच्छेद 300 का में है, एक कानूनी अधिकार है। फिलहाल दोस्तों जो मौलिक अधिकार है भारत में 6 हैं, ठीक, ये अमेरिका से लिए गए थे, ठीक। तो यही बात कही गई है कि अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य की समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी, ठीक है। दोस्तों अमेरिका का जो संविधान था, ठीक, ये एक जगह है अमेरिका में, फिलाडेल्फिया, ठीक है ना, फिलाडेल्फिया, ठीक है। फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन होता है जहाँ पर अमेरिका का संविधान, ठीक है ना, पारित होता है। ये होता है दोस्तों 1787 में, ठीक है। जो जगह का नाम था, जो सम्मेलन हुआ था, वो सम्मेलन नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, डेल्फिया, ठीक। इस जगह पर एक सम्मेलन होता है जहाँ पर 1787 में अमेरिकी संविधान जो है पारित होता है। लेकिन दोस्तों जो लागू होता है वो 1789 में लागू होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं, टोटल 7 अनुच्छेद हैं, और जिसमें 4000 जो संविधान 4000 शब्द हैं। विश्व का पहला लिखित संविधान है ये, विश्व का पहला, ठीक है, लिखित संविधान है। 4000 शब्द हैं, लगभग 10 या 11 पृष्ठ हैं, जिसको लगभग आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है, ठीक। और यहाँ की जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों बहुत जटिल है, ठीक है। इसीलिए यहाँ के संविधान को कठोर संविधान भी कहा जाता है, ठीक। यहाँ के संविधान कठोर संविधान भी कहा जाता है। और दोस्तों जो प्रश्न बनता है, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है यही कि जो मतलब न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था थी दोस्तों, यहाँ से ली गई थी। और जो मौलिक अधिकारों की मतलब जो घोषणा करता है सर्वप्रथम यही करता है, ठीक है। और पहला विश्व का लिखित संविधान, ठीक, यहीं का है। ये सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं दोस्तों। यहाँ का जो शासन है दोस्तों आपको बता दें, अध्यक्षात्मक शासन है, अध्यक्षात्मक, ठीक है। जो राज्य व्यवस्था है वो संघात्मक है, ठीक। ये सारी चीज़ें ये अमेरिकी संविधान से संबंधित है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक और चीज़, अमेरिकी संविधान में जो संशोधन हुए थे दोस्तों, 27 संशोधन अभी तक हुए हैं, टोटल 27 संशोधन हुए हैं, ठीक। और जो प्रथम 10 संशोधन थे, ठीक है, प्रथम 10 संशोधन थे तो उनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। ये 60 में अमेरिका के बारे में कुछ जानकारी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको जो है याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। मतलब ये कहा गया है अरस्तु द्वारा। ये बात किसके द्वारा कही गई है? अरस्तु ने कहा था, यदि मतलब ज़्यादा समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है, अति ज़्यादा समानता अगर हो जाती है तो कहते हैं अति समानता से, ठीक है ना, अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसी बात ही कहते हैं। अब देखिए, मतलब ये दोस्तों जो अरस्तु थे इनके बारे में कुछ शार्ट में जान लीजिए, ठीक है। अरस्तु के बारे में दोस्तों, इन्होंने जो राज का सिद्धांत दिया था, ठीक है, ये राज्य को प्राकृतिक मानते हैं पहला, ठीक है, पहली बात इन्हें संबंधित राज को प्राकृतिक मानते हैं, ठीक। और दोस्तों ये राज को स्वाभाविक संस्था मानते हैं, कहते हैं राज्य समुदायों का समुदाय है, क्योंकि जैसे मतलब परिवार होता है, परिवार से एक समाज बनता है और समाज से कहते हैं एक राज्य बनता है, ठीक है। तो ये मतलब समुदायों के समुदाय राज को मानते हैं, परिवार मतलब लोगों द्वारा निर्मित नहीं मतलब मानते हैं, प्राकृतिक संस्था मानते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मतलब राज की उत्पत्ति का सिद्धांत था, समझौतावादी सिद्धांत था, उसमें मतलब राज को यंत्र माना गया है। हाब्स, लाक, रूसो और मिल जैसे विचारक जो थे, ठीक है, वो राज्य को एक यंत्र मानते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं मानते हैं। ये राज्य को व्यक्ति से पहले मानते हैं, राज्य को आंगिक मानते हैं, ठीक है।
अरस्तु राज को आंगिक मानते हैं। ठीक, दोस्तों इनकी जो विधि थी, ठीक है ना, उसका नाम था, जो इनकी पद्धति थी, ठीक है, उनका नाम था अग्नात्मक, ठीक है, आगनात्मक, ठीक है। और इसके विपरीत जो प्लेटो थी उनकी पद्धति निगनात्मक थी, निगनात्मक, ठीक है। ठीक, और इसके अलावा दोस्तों अरस्तु ने ठीक द्वंद्वात्मक पद्धति का भी सहारा लिया था अपने अध्ययन क्षेत्र में, ठीक है। और सउद्देशीय पद्धति, ठीक है, अन्वेषणात्मक पद्धति, ठीक, और विश्लेषणात्मक पद्धति, ये मतलब जो है वैज्ञानिक विश्लेषण पर जोर देते हैं। विश्लेषणात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, ठीक है। तो दोस्तों ये अरस्तु के बारे में बातें थी, राज के बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों ये असमानता की बात करते हैं, ये समानता की बात नहीं करते हैं। कहते हैं असमानता से व्यक्ति का विकास होता है। जैसे कि इन्होंने असमानता का प्रयोग दास प्रथा में किया था, इनकी एक दास प्रथा थी दोस्तों, तो उसमें असमानता की बात करते हैं। कहते हैं कि जो दास होता है, ठीक, वो मतलब राजा के साथ जब रहता है, ठीक, तो उसके गुण मतलब जो है वो भी अपने अंदर मतलब धारण कर लेता है। जैसे कि इन्वायरमेंट जैसा हो जिसका होता है वैसा वो बन जाता है। तो राजा के साथ वो रहेगा तो उसका भी मतलब जो है इन्वायरमेंट अच्छा हो जाएगा, ठीक। जो जिसके साथ रहता है उसके गुण कहीं ना कहीं वो धारण करता ही करता है। तो ऐसी बात करते हैं ये। तो इसीलिए कहते हैं असमानता होनी चाहिए। कुछ व्यक्ति मतलब राजा बनने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ दास बनने के लिए जन्म लेते हैं, कैसी बात ये करते हैं। तो आगे चलते हैं। और इन्होंने यही बात कही थी कि मतलब अति असमानता से अगर प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो उसकी भावना से भी भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात करते हैं, ठीक है। यदि राजा संपत्तिवान अथवा समृद्धशाली है तो वह अपनी प्रकृति, ठीक है, अपनी प्रकृतियों को समृद्धि प्रदान करता है। प्रकृतियों को वही गौरव प्राप्त है जो राजा को है, ठीक है, जो राजा को है। अतः राजा सुस्थिर एवं अक्षय, ठीक है, शक्ति का स्रोत है। कौटिल्य ने ऐसी बात कही है, ठीक। कौटिल्य दोस्तों ये मतलब राज्य है, ठीक है, ये राज्य के जो मानव निर्मित मानते हैं राज को ये, ठीक है, कौटिल्य राज को मानव निर्मित मानते हैं और कहते हैं प्रजा के हित में ही राजा का हित है, ठीक। कौटिल्य आपको बताते चलें, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये दोस्तों अर्थ से संबंधित नहीं है, धन संबंधित पुस्तक नहीं थी, ये राजनीति से संबंधित पुस्तक थी, ठीक। इसमें इन्होंने 15 अधिकरण, ये अपनी पुस्तक को 15 अधिकरणों में बांटा था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौटिल्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, 322 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके प्रधानमंत्री थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब जो आगे बढ़ाया था, ठीक है। और जो नंद राजा थे उनसे इनका मतलब जो द्वेष था, ठीक है, उसको नष्ट करने के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था, ठीक। और दोस्तों इन्होंने राज का साप्तांग सिद्धांत दिया था। साप्तांग सिद्धांत यानी जो है 7 चीज़ें राज्य में बताई थी कि ये चीज़ होती हैं। तो जिनके नाम हैं, पहला नाम है स्वामी। सप्तांग सिद्धांत के दोस्तों जो पहला सिद्धांत था, ठीक है, पहला नाम था, ठीक, स्वामी, ठीक। और दूसरा आमत्य, तीसरा कोश, चौथा दंड, पांचवा दुर्ग और छठा जनपद और सातवां दोस्तों मित्र। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो इनके सप्तांग सिद्धांत का जो लास्ट, ठीक है ना, सिद्धांत था वो मित्र था, ठीक। क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। इन्होंने अपने सप्तांग सिद्धांत में जो राज्य है, ठीक ना, उसके 7 अंग माने थे, ठीक।
राज्य के 7 अंग माने थे, हमने उसको बताया। एग्जाम पूछा गया है कि जो राज्य का इनके साप्तांग सिद्धांत में राज्य का जो 7वां अंग था वो क्या था। ठीक है, साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग दोस्तों मित्र है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्वामी यानी राजा। ठीक, और दोस्तों इन्होंने एक मंडल सिद्धांत दिया था। मंडल सिद्धांत में 12, ठीक है, 12 प्रकार के राज्यों की चर्चा इन्होंने की है। 12 राज्यों की, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, 12 राज्यों की इन्होंने चर्चा की है। ठीक, और दोस्तों ये मतलब जो राजा को कहते हैं कि राजा को 4 तरीके अपनाना चाहिए। अगर कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है तो 4 तरीके अपनाने चाहिए। साम दंड भेद। ठीक है, साम दाम दंड भेद। और जो क्वेश्चन है दोस्तों इनके एग्ज़ाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो इन्होंने 4 विधाओं की बातें की थी, यानी 4, ठीक, ज्ञान की 4 परंपरा बताई थी इन्होंने 4। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। अन्वेषणी जो पहली इनकी विधा है, 4 विधाओं में से पहली विधा है इनकी आन्वीक्षिकी। ठीक है, त्रयी वार्ता। ये दोस्तों टीजीटी जो प्रीवियस ईयर का टीजीटी का पेपर था, ठीक है, उसमें शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था। वार्ता और दंड नीति, लास्ट में दंड नीति। उसमें ये था, ये इनके शायद ये मतलब जो ऑप्शन थे वो 4 ऑप्शन थे उसमें। ठीक, जिसमें से एक जो है इनकी 4 विधाओं से संबंधित नहीं था। ठीक, उसमें ये बताना था इनमें से कौन सी कौटिल्य की 4 विधाओं से संबंधित नहीं है। ठीक, ये एक क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इन्होंने राजा को सुस्थिर एवं अक्षय मतलब न नष्ट होने वाला शक्ति का स्रोत बताया था। ठीक है, प्राकृत मतलब जो है आप समझ ही रहे हो, प्राकृत को वही गौरव प्राप्त है जो राजा को प्राप्त है। ठीक, राजा को इन्होंने प्रमुख माना था। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही संसदीय जनतंत्र का मूल है। नौकरशाही के बारे में बता चुके हैं दोस्तों, ठीक है, आपको पूर्व के वीडियो में, लेकिन फिर भी बता देते हैं। 1946 में दोस्तों नौकरशाही की शुरुआत होती है। एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जिनका नाम था विसेंट डी गॉर्नी। ठीक है, इन्होंने दोस्तों नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ठीक, 1946 में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही के 3 रूप बताए थे, जिसमें इन्होंने पारंपरिक, ठीक है ना, पारंपरिक नौकरशाही बताई थी इन्होंने। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने करिश्माई नौकरशाही बताई थी, कानूनी बताई थी। करिश्माई और कानूनी नौकरशाही इन्होंने बताई थी। 3 प्रकार की नौकरशाही होती है। ठीक है, मैक्स वेबर थे, ये समाजशास्त्री विचारक थे। अब आगे चलते हैं। किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण, ठीक है, विधि सत्ता के रूप में चित्रित किया है? तो मैक्स वेबर दोस्तों, इनके बारे में अभी बता ही रहे थे। इन्होंने दोस्तों नौकरशाही को विवेकपूर्ण, ठीक है, विधिक सत्ता मतलब के रूप में चित्रित किया है। हमने बताया ना, इन्होंने कानूनी नौकरशाही जो तार्किक होता है, ठीक है, जो कानूनी नौकरशाही थी इनकी दोस्तों, उसको तर्कपूर्ण बताया है इन्होंने 3 प्रकार की नौकरशाही बताई थी। एक करिश्माई, ठीक है, और एक पारंपरिक, और एक जो है यही कानूनी आपके। ठीक, आगे चलते हैं। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को ख़त्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। ऐसी बात गैटेल कहते हैं। गैटेल ने कहा था दोस्तों कि वैधानिक संप्रभुता के पीछे,
वैधानिक जो संप्रभुता होती है, कानूनी संप्रभुता होती है। कानूनी संप्रभुता आपको बता दें दोस्तों, ऑस्टिन एकलवादी संप्रभुता की बात करते हैं, ठीक। ऑस्टिन और बेंथम उपयोगितावाद के जनक हैं, ठीक। इन्होंने दिया था वैधानिक संप्रभुता यानी कानूनी संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु, जो राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश को संप्रभुता की समूची धारणा को ख़त्म कर देती है। जो राजनीतिक संप्रभु की खोज को ये मतलब जो है समूची धारणा को ख़त्म कर देती है, संप्रभुता को प्रभाव की सूची मत बना देती, एक प्रभाव की सूची बना देती। गैटेल ऐसी बात कहते हैं। अब आगे चलते हैं। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, ऐसी बात गिलक्राइस्ट कहते हैं। अब संप्रभुता के बारे में थोड़ी सी मतलब चर्चा कर लेते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं संप्रभुता से संबंधित। दोस्तों, संप्रभुता में कोई भी राज्य आंतरिक एवं बाह्य मामलों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। उस पर जो है न आंतरिक में और न बाह्य में किसी भी राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक। ये मतलब एक सर्वोच्च शक्ति होती है दोस्तों। ये एक बोंदा नामक विचारक थे, ये मध्यकालीन के विचारक हैं दोस्तों। इन्होंने अपनी पुस्तक सिक्स बुक ऑफ रिपब्लिक में, ठीक, संप्रभुता शब्द रिपब्लिका का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो बोंदा थे, इनकी पुस्तक का नाम था द सिक्स बुक ऑफ रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिका, इसको रिपब्लिका भी कहते हैं। तो इसमें इन्होंने सर्वप्रथम जो है संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। संप्रभुता शब्द का दोस्तों इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक। दोस्तों, जो संप्रभुता है ये लैटिन भाषा से मतलब जो अंग्रेजी शब्द सवेरेनिटी है, सवेरेनिटी है दोस्तों, ये अंग्रेजी शब्द, ठीक है, लैटिन संप्रभुता सवेरेनिटी, ठीक है। जो संप्रभुता है दोस्तों, ये अंग्रेजी शब्द सवेरेनिटी से बना है, जो लैटिन भाषा के सुपर एवं एनस से लिया गया है। जो लैटिन भाषा के सुपर एवं एनस से लिया गया है संप्रभुता शब्द दोस्तों, ठीक है, अंग्रेजी के लैटिन भाषा से बना है, ठीक। ये जो आपका अंग्रेजी शब्द है सवेरेनिटी से बना है, ठीक है दोस्तों। लैटिन भाषा के सुपर एवं एनस से लिया गया है दोस्तों। संप्रभुता शब्द दोस्तों अंग्रेजी भाषा के सवेरेनिटी का पर्याय है, ठीक है। और ये दोस्तों लैटिन भाषा के सुपर एवं एनस से लिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि संप्रभुता जो शब्द है, ठीक है, ये किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से। संप्रभुता शब्द, ठीक है, का अंग्रेजी पर्याय जो सवेरेनिटी है वो लैटिन भाषा से ली गई है, ठीक है। और दोस्तों देखिए, इसके जो प्रकार होते हैं संप्रभुता के, उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संप्रभुता एकलवादी सिद्धांत, जो संप्रभुता के सिद्धांत दिए गए थे, ठीक, एकलवादी सिद्धांत। तो एकलवादी सिद्धांत की व्याख्या दोस्तों सबसे ज़्यादा ऑस्टिन ने की है, ठीक। उसके अलावा दोस्तों जो हीगल थे, बोंदा थे, ग्रोसस, हॉब्स, रूसो और ऑस्टिन तो है ही हैं। इन सब ने संप्रभुता एकलवादी दृष्टिकोण की बात की है, ठीक है। एकलवादी दृष्टिकोण में ये ऐसा होता है दोस्तों, राज्य जो मतलब जो संप्रभु होता है उसी के आदेश कानून होते हैं। मतलब जो है ऑस्टिन ने कहा भी था, संप्रभु के आदेश ही कानून है। जो संप्रभु होगा, जो आदेश देगा, ठीक है, वही सर पर मान्य होंगे, ठीक है, सब पर मान्य होंगे। ऐसी बात ऑस्टिन ने कहा था। एकलवादी सिद्धांत में ही बात कही भी जाती है। इसके अलावा दोस्तों इस जो बहुलवादी सिद्धांत है, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत, उसमें इससे अपोजिट बात होती है। संप्रभुता का एकलवादी बहुलवादी सिद्धांत में ये बात होती है दोस्तों कि जो शक्ति होती है किसी एक समुदाय में निहित नहीं होती है, ठीक है। जो संप्रभु होती हैं, जो संप्रभुता होती एक समुदाय में निहित नहीं होती है दोस्तों, वो
अन्य संघ पर भी निहित होती है। ठीक, उन्होंने राज्य के जो अन्य समुदाय होते हैं उस पर भी निहित होती है। जो बहुलवादी दृष्टिकोण का संप्रभुता का उसके समर्थक दोस्तों थे, उनके नाम है दोस्तों लास्की हो गए, लिंडसे हो गए, लास्की उदारवादी समर्थक, उदारवादी विचारधारा के समर्थक और सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। लास्की, लिंडसे हो गए, बार्कर हो गए, बार्कर के बारे में अभी बताए हम आपको, बार्कर हो गए और मेटलैंड हो गए, मेटलैंड, फिगिस, डिग्विट, क्रेब दोस्तों। ठीक, ये सारे विचारक हैं दोस्तों। एक जो लास्की है, इन्होंने बहुलवादी संप्रभुता के बारे में कहा था कि समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। जो समाज का ढांचा है उसे पूर्ण होने के लिए उन्होंने संघात्मक बताया उसको। और ये क्वेश्चन जो पिछली, ठीक है ना, टीजीटी के पेपर हुआ था पिछला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए, ऐसा कथन किसने दिया है? तो ये ऐसा कथन दोस्तों लास्की ने दिया है। और ये बहुलवादी संप्रभुता संबंधित है कि उन्होंने कहा था कि जो समाज में, ठीक है ना, संप्रभुता होती है किसी एक समुदाय में निहित नहीं होती है। जैसा कि एकलवादी विचारक वो कहते हैं कि संप्रभुता किसी एक समुदाय में ही निहित होती है। उन्होंने कहा था जो राज्य होगा उस पर ही संप्रभुता रहती है, और जो राजा होगा वो जो कानून बनाता है वही जनता मानती है, वही संप्रभु होता है। सर्वशक्ति सिर्फ एक जो है समुदाय में निहित होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसा लास्की ने कहा था। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, बहुलवादी जो विचारधारा के समर्थक थे, ठीक है, संप्रभुता के, उन्होंने राज्य और समाज में अंतर बताया था। राज को केवल एक समुदाय मात्र माना था। ठीक, लेकिन इसके इतर एकलवादी ऐसा नहीं कहते हैं, राज्य और समाज में अंतर नहीं मानते। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर हो जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। लिकॉक ऐसी बात कहते हैं। ये संविधान संविधान की मतलब जो बात परिभाषा देते हैं दोस्तों, इन्होंने संविधान के बारे में बातें की हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। हीगल, अब देखिए हीगल के बारे में आपको बता दें दोस्तों, हीगल आदर्शवादी विचारक थे। ठीक, और ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत जो था उसको देते हैं। इन्हीं से प्रेरित होकर के मार्क्स ने, जो कार्ल मार्क्स थे, वो मतलब जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। ठीक दोस्तों, ये कहते हैं कि जो राज्य है, ठीक है ना, राज्य के अंतर्गत ही सब कुछ है। ठीक है, तो ईश्वर को मतलब जो है धरती पर राजा मान लिया था। ठीक, जो राजा है वो ईश्वर का अवतार है, इन्होंने ऐसी बात कही है। ठीक, इनका एक कोटेशन बहुत फेमस है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, राज धरती पर ईश्वर का पदार्पण है। ठीक है, अवतरणा है, ऐसी बात ये मानते हैं। ठीक दोस्तों, इन्होंने राज्य को आंतरिक एवं बाह्य दृष्टि से सर्वोच्च माना था। ठीक, अब आगे चलते हैं। राज संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। एडमंड बर्क ने ऐसी बात कही है। एडमंड बर्क दोस्तों, इन्होंने ठीक है, जो राजनीतिक दल थे, ठीक, उनके बारे में बातें करते हैं, और राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम जो है व्याख्या इन्होंने ही की थी, बर्क ने ही की थी। एडमंड बर्क ने दोस्तों राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं पीटर हूँ जिसने अपने गुरु को नकार दिया। जेएस मिल के बारे में बता दें दोस्तों, इन्होंने जो इनके गुरु थे जिनका नाम था बेंथम। ठीक है, बेंथम का एक सिद्धांत था, एक विचारधारा थी उनकी उपयोगितावाद की। ठीक, तो उपयोगितावाद की विचारधारा को इन्होंने जेएस मिल ने उस पर संशोधन किया और उनकी विचारधारा को नकार करके अपनी बात उस पर रखी थी। ठीक, इन्हें मतलब संशोधित उपयोगितावाद का जनक भी कहा जाता है, और जो उपयोगितावाद के जनक थे वो बेंथम थे।
बेंथम के उपयोगितावादी विचारधारा में इन्होंने सुधार करके उसको, जैसे उन्होंने मतलब सुख दुखों की बात की थी, तो मतलब इन्होंने उस पर सुधार करके उसको मात्रात्मक की जगह, जो मात्रात्मक सुखों की बात किए थे वो, तो उन्हें गुणात्मक सुख की बात कर दी थी। ठीक है। और इन्होंने कहा था दोस्तों कि यदि सुख की मात्रा बराबर हो तो पुष्पिन नामक बच्चों का खेल भी उतना अधिक श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। जो पुष्पिन नामक बच्चों का खेल उतना ही अधिक श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। मतलब इन्होंने कहा था कि जो बच्चों का खेल है वो काव्य पाठ से मतलब ज़्यादा श्रेष्ठ है, अगर दोनों की मात्रा बराबर है, क्योंकि उसमें भी उतना सुख मिल रहा, उसमें भी उतना सुख मिल रहा। इन्होंने आगे इसी की बात को इन्होंने कहा था कि एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है। ऐसी बात इन्होंने कही थी। इन्होंने गुणों की प्रधानता दी थी। मतलब इन्होंने कहा था एक मतलब संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा, जो संतुष्ट मूर्ख है उसकी अपेक्षा दोस्तों इन्होंने कहा था असंतुष्ट सुकरात, असंतुष्ट, अगर सुकरात संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट सुकरात, यानी क्योंकि सुकरात में बहुत सारे गुण थे, ठीक है ना, तो वो श्रेष्ठ होता है। इन्होंने ऐसी बात कही थी, लेकिन ऐसी बात जो है बेंथम नहीं बोलते थे। ठीक, उन्होंने मात्रा को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। उन्होंने कहा था कि सुख की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। इन्होंने लेकिन ऐसी बात नहीं की थी। इन्होंने कहा था सुख की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, गुण की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, सुख मिले, ठीक है, लेकिन वो ऐसा सुख हो जिसमें मतलब जो है गुण की ज़्यादा प्रधानता हो। ठीक, नहीं तो सुखी तो मतलब ऐसे में अगर सुख की मात्रा देखी जाए तो बहुत लोग हैं जो सुखी हैं, ठीक, जो मतलब अच्छा जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, वो सुखी ही तो हैं। ऐसी उनकी बात करने का ये तात्पर्य है दोस्तों ये जो है राज्य के जो व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक हैं दोस्तों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यक्तिवाद, ठीक है, व्यक्तिवाद के समर्थक है दोस्तों, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि राज्य को, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। इन्होंने व्यक्ति के दो कार्य बताए थे, एक स्वविषयक, एक पर विषयक। ये दोस्तों क्वेश्चन पूर्व के जो एग्ज़ाम हुए हैं, LT ग्रेड हो गया और TGT PGT में पूछे जा चुके हैं। इनके राज्य के कार्यकार जो है पिछली शायद TGT में क्वेश्चन पूछा गया था, जो स्वविषयक और परविषयक कार्य किसने दिए, तो ये मिल ने दिए थे दोस्तों। अब इससे देखिए तात्पर्य क्या है। स्वविषयक से तात्पर्य दोस्तों जो व्यक्ति के कार्य होते हैं, जैसे कि सोना खाना पीना, ये स्वविषयक हैं, जो स्वयं से करता वो। और कहते हैं कि स्वविषयक कार्य पर राज्य को बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए व्यक्ति के। लेकिन अगर जो पर विषयक कार्य थे वो ऐसे कार्य होते थे जिस पे व्यक्ति कार्यों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, तो ऐसे कार्यों पर जो है राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के कार्य से दूसरे व्यक्ति के कार्य प्रभावित होते हैं, वो बाधित होते हैं, तो ऐसी मतलब कार्य पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसी बात ये कहते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया होगा, मिल की बात है। तो इसीलिए इन्होंने कहा था मैं पीटर हूँ जो अपने गुरु को नकार दिया। इनके जो गुरु थे बेंथम की बात को नकार देते हैं और उपयोगितावाद में संशोधन करते हैं। आगे चलते हैं। इनकी पुस्तक है दोस्तों मिल्की, एक एग्जाम में पूछी जाती है, ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी पुस्तक है इनकी, जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब बेंथम की पुस्तकें हम आपको बता चुके हैं पूर्व के वीडियो में, ठीक है। द फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी बेंथम ने। पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं इनकी पुस्तक, और बहुत सारी बातें जो आपके पूर्व के वीडियो में हम सब बता चुके हैं ये सारी बातें, लेकिन फिर भी आपको इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको रिमाइंड होता रहे बार बार, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए एकदम से सारे क्वेश्चन। अगर आपको देखिए सबसे बड़ी चीज़, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप कर लेंगे। कॉन्सेप्ट की बात है बस। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट सधर्म है। रेमजे मेयर ने कहा था समाजवाद को, इन्होंने मतलब गिरगिट सधर्म यानी मतलब परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला, ठीक। CM जोड़ ने कहा था समाजवाद उस टोप की तरह है जिसकी मतलब जो है स्थिति बिगड़ चुकी है, ठीक। समाजवाद की आलोचना की गई थी। समाजवाद के बारे में आपको पता होगा।
दोस्तों समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट ओवन ने। रॉबर्ट ओवन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें दोस्तों जो मतलब जो है वितरण के साधन होते हैं, ठीक है, उस पर समाज का नियंत्रण होता है। अब पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता है, वो निजी हाथों में होती है। ये समाजवाद में जो वितरण के साधन होते हैं वो समाज पर होते हैं, ठीक। और जो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक थे दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद आता है, उसके जनक थे ये कार्ल मार्क्स। आपको पता ही होगा वैज्ञानिक समाजवाद, पूर्व की वीडियो में ये भी हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ठीक है। एपी फॉलेट बोलते हैं राज एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय के प्रशासन में लागू करता है। सालमंड कहते हैं दोस्तों, कानूनों को नियमों का समूह कहते हैं जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है, ठीक है। ओके। कानून के स्रोत हैं दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी कानून के स्रोत से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा कानून के स्रोत बता देते हैं। ई हॉलैंड नामक विचारक ने कानून के 6 स्रोत की बात की थी, जो एग्जाम में कभी कभी इसमें प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ये मतलब जो है टीजीटी और पीजीटी के जो सिलेबस में ये मेंशन नहीं है, फिर भी एलटी ग्रेड के जो जीआईसी का पेपर होता है दोस्तों, उसमें शायद ये क्वेश्चन मतलब ये कानून का जो वो है सिलेबस है, ठीक है, कानून चैप्टर है, उस सिलेबस में मेंशन है एलटी ग्रेड में, ठीक। तो उसमें अगर प्रश्न बनता है कुछ, ठीक है, तो कानून से पूछा जाता है। तो इसमें रीति रिवाज हो गए कानून के, पहला स्रोत है रीति रिवाज, जो इंग्लैंड में मतलब हैं, ठीक है। रीति रिवाज जो ये वहाँ के कानून होते हैं, इंग्लैंड में फेमस है। धर्म हो गया, धर्म एक तरह का कानून है, जो स्रोत है, धर्म से कानून बनता है। इसके बाद वैज्ञानिक टीकाएँ हैं, कुछ वैज्ञानिक टीकाएँ जो है कानून स्रोत हैं, कानून बनाती हैं। न्याय निर्णय है, तो ये तो जानते हैं, न्याय निर्णय ही कानून होते हैं, ये तो हर जगह है। और साम्य है, ठीक है। और विधि निर्माण है, विधि निर्माण की व्यवस्था तो जानते ही हैं, कानून बनाना, ये जैसे भारत में है, भारत में विधि निर्माण से कानून बनता है, ठीक है। और दोस्तों कानून की जो एक परिभाषा है ये बहुत पूछी जाती है, अक्सर कथन तो पूछे ही जाते हैं, तो कथनों में से ये पूछा जाता है कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है। राज्य जो है, राज्य कानून का शिशु, ठीक है, एवं जनक दोनों, मतलब बच्चा भी है कानून का और जनक भी है, ठीक है, शिशु और जनक दोनों है। ऐसी परिभाषा मैकाइवर बोलते हैं, मैकाइवर, ऐसा कथन दोस्तों राज्य कानून संबंधित मैकाइवर कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। और ऑस्टिन का भी ये कथन फेमस है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, जो कानून होते हैं वो संप्रभु की आज्ञा है, ऐसी बात ऑस्टिन कहते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो कानून से संबंधित क्वेश्चन जो दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा बनते हैं, वो बनते हैं कानून और स्वतंत्रता का संबंध, समानता स्वतंत्रता से संबंधित, कानून और स्वतंत्रता का संबंध, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम बताते हैं। जो कथन है, कुछ लाक ने एक बात कही थी कि कानून के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। लाक उदारवाद के जनक, ठीक है, इन्होंने कहा था कानून के बिना किसी प्रकार की स्वतंत्रता संभव नहीं है, ठीक। दोस्तों जो व्यक्तिवादी हैं, व्यक्तिवादी विचारक दोस्तों, ठीक, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। तो राज्य को आवश्यक बुराई मानेंगे तो कानून तो राज्य में बनता है, तो इसका मतलब कानून को भी वो मतलब जो है बुराई मानते हैं। तो इसलिए दोस्तों वो स्वतंत्रता और कानून को परस्पर विरोधी मानते हैं, ठीक है। और उनमें से डायसी हैं, ठीक है, डायसी भी ये बात बोलते हैं कि एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरी को उतनी कम होगी। डायसी कहते हैं, ठीक है, विधि के शासन की बात करते हैं, ये कहते हैं एक की मात्रा जितनी अधिक होगी दूसरी को उतनी कम होगी, ऐसी बात ये
कहते हैं। और एक गार्डविन नामक विचारक हैं, गार्डविन, इन्होंने कहा था कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। कानून, ये सब जितने कोटेशन हैं या जितने कथन हैं सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। गार्डविन ने कहा था कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। ठीक है, अब देखिए जो समर्थक हैं, समर्थक में हम एक पहले तो बता चुके हैं, समर्थक में लॉक, ठीक है, कानून के समर्थक हैं, कानून और स्वतंत्रता के। ये कहते हैं जहाँ कानून नहीं होता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं रह सकती है। लॉक कहते हैं जहाँ कानून नहीं होता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं रह सकती है। ठीक, और इसके बाद बिलोबी कहते हैं जहाँ नियंत्रण होते हैं वहीं स्वतंत्रता का अस्तित्व होता है। बिलोबी राज संप्रभु को राज की सर्वोच्च इच्छा मानते हैं। ये बिलोबी, इनका सबसे फेमस कथन है, ठीक है, संप्रभु राज की सर्वोच्च इच्छा है। ठीक है, संप्रभुता राज की सर्वोच्च इच्छा है। लॉक, बिलोबी, रिची, ठीक, और हॉकिंग, ये सारे विचारक दोस्तों, ठीक है, कानून और स्वतंत्रता को एक दूसरे से संबंधित मानते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। काल्पनिक समाजवाद की बात सेंट साइमन ने की थी। अराजकतावाद क्रोपोटकिन ने की थी। ठीक, अराजकतावाद की बात। इसके बाद दोस्तों सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है प्रत्ययवाद की एक सामुदायिकतावाद एक धारा है प्रमुख। ठीक है दोस्तों, जॉन रॉल्स के बारे में आपको बताते हैं, इनकी 2 पुस्तकें थीं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है, राजनीतिक उदारवाद और थ्योरी ऑफ जस्टिस। पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है, और थ्योरी ऑफ जस्टिस। दोस्तों इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस में प्रक्रियात्मक न्याय की बात की थी। प्रक्रियात्मक, इनका बहुत फेमस ये जो न्याय का सिद्धांत है प्रक्रियात्मक न्याय, जॉन रॉल्स का बहुत फेमस, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपका मेंशन भी है। ठीक है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सिलेबस है उसमें मेंशन है ये दोस्तों। टीएचटी पीएचडी में इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं है दोस्तों। इन्होंने जो इनका न्याय सिद्धांत था, ठीक, उसमें इन्होंने 2 बातें बताई थी प्रमुख रूप से, मतलब जो सहारा लिया था सामाजिक समझौता का, जो सामाजिक समझौता राज की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसका सहारा लिया। उदारवाद का भी इन्होंने सहारा लिया। इसी पुस्तक लिखी थी इन्होंने, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है ना, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और इन्होंने कहा था अज्ञान के पीछे के पर्दे की बातें की थी अपने न्याय की धारणा में। और आपको बताते हैं थोड़ी सी बात, न्याय इनका क्या है, क्या शार्ट में, ठीक है। इन्होंने दोस्तों सामाजिक कल्याण एवं कुशलता की बातें की थी, ठीक है, कि न्याय ऐसा हो जिसमें सामाजिक कल्याण हो, ठीक। और दोस्तों इन्होंने कहा था, ठीक, कि अवसर की जो न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्ति का कल्याण, मतलब अगर किसी व्यक्ति है कोई, ठीक है ना, अगर वो उसमें कोई विषमता आती है जिससे वो लोग, मतलब अगर विषमता है और उसके बाद भी कल्याण हो रहा है उसका, तो ऐसे कल्याण को इन्होंने स्वीकार किया था। इन्होंने कहा था ऐसी विषमताएं स्वीकार की जा सकती हैं जिसमें वंचित लोगों का कल्याण हो। मतलब अगर लोगों के बीच विषमताएं पैदा होती हैं, कानून मतलब सरकार विषमताएं पैदा करता है, विषमताएं यानी मतलब जो असमानताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो वंचित लोग हैं, ठीक है ना, दबे कुछ लोग हैं, उनका कल्याण होता है, ठीक है। तो ऐसे न्याय की इन्होंने मतलब संकल्पना की थी, ठीक। और उन्होंने कहा था अवसर की समानता की बात की थी कि सभी को अवसर की समानता होनी चाहिए, ऐसी न्याय की बात की थी। और दोस्तों इन्होंने समान स्वतंत्रता की बात की थी, ठीक है, समान स्वतंत्रता सभी को होनी चाहिए, ऐसी बात ही करते हैं, ठीक। अपने न्याय में इन्होंने, अपने न्याय में, अब जब एक अलग से इनका वीडियो बनाएंगे उसमें इनकी न्याय की चर्चाएँ करेंगे अच्छे से,
इन्होंने न्याय के मतलब जो सिद्धांत में कौन सी बातें की थी, इन्होंने न्यायिक सिद्धांत में स्थायित्व होना चाहिए, ठीक है, और स्थानांतरण होना चाहिए, वितरण होना चाहिए समान रूप से, ठीक है, ऐसी बातें कही थी। इन्होंने अज्ञान के पर्दे के पीछे की बात की थी, ठीक है, अज्ञान के पर्दे के पीछे की बात की थी, ठीक। इसको डिटेल में हम किसी दूसरे वीडियो में ज़रूर आपको बताएंगे, आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मार्क्सवादी केवल वही हैं जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। कौटस्की ने कहा था दोस्तों कि मार्क्सवादी केवल वही हैं जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाते हैं। मार्क्सवाद में यही होता ही है दोस्तों, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं कि वर्ग संघर्ष होता है, ठीक है ना। जो इतिहास है दोस्तों, वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ऐसा मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। कभी ना कभी किसी न किसी में वर्ग संघर्ष होता रहता था। इन्होंने पहले कहा था कि जो पहले का समाज था उसमें जो वो होते थे दास और राजा, उसमें भी मतलब एक संघर्ष होता था। इन्होंने मतलब जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की थी उसमें इन्होंने ये सारी बातें बताई थी, और जमींदार और किसान का मतलब संघर्ष बताया था। और फिर बाद में जो लास्ट वाला इनका चरण था उसमें इन्होंने पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का कल्याण वो संघर्ष की बातें की हैं। जब इनका संघर्ष होगा तो इसके बाद समाजवाद की स्थापना, साम्यवाद की स्थापना होगी। साम्यवाद, ठीक है ना, ऐसी बात मार्क्सवाद करते हैं। साम्यवाद की स्थापना होगी और साम्यवाद से फिर समाज में परिवर्तन हो जाएगा, यानी राज्य का अंत हो जाएगा। राज्य विहीन समाज की बात की थी, राज्य का अंत हो जाएगा और अधिनायक जो मतलब जो होगा, ठीक है, वो मतलब श्रमिक वो होगा। श्रमिकों के अधिनायकवादी प्रवृत्ति की बात की थी इन्होंने, ठीक। तो ये कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल। इनके जो शिष्य थे एंजेल्स, इन्होंने दास कैपिटल लिखते समय ही 1867-68 में इनका देहांत हो जाता है दोस्तों, 1867 और 68 के आसपास। तभी मतलब जो है ये पूरी नहीं कर पाते, तो इनके शिष्य जो थे एंजल्स ने ये पुस्तक को पूरी की थी। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी जो फेमस थी, दास कैपिटल थी, ठीक। ये जर्मनी के थे, बाद में फ्रांस चले गए थे दोस्तों। इनकी जो पुस्तक एक और है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये पुस्तक बहुत फेमस थी इनकी। इन्होंने मजदूरों कहा मजदूर एक हो जाओ, ठीक। इसके बाद दोस्तों इनके विचारधारा को लेनिन ने आगे बढ़ाया था। उन्होंने जो समाज में परिवर्तन, उसमें क्रांति जोड़ दी थी कि क्रांति के माध्यम से समाज में परिवर्तन होगा। अगर क्रांति भी करनी पड़े तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब जो है उत्तर मार्क्सवादी विचारक थे, कौटस्की ने ये ऐसी बात कही थी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है अधिकार कानूनों की, ठीक है, अधिकार कानूनों का केवल कानूनों का फल है, ठीक। बिना कानून के कोई अधिकार नहीं और कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं तथा कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। बेंथम के बारे में आपको बता चुके हैं दोस्तों। बेंथम ये उपयोगितावादी विचारक है, कानूनी अधिकार की बात करते हैं। अधिकारों का जो सिद्धांत था, हम एक पृथक वीडियो बना दिए हैं इसके लिए, तो उसमें उसको जाकर के आप ज़रूर विजिट कीजिए, देखिए जाकर के उसको। अधिकारों का जो सिद्धांत था उसमें एक कानूनी सिद्धांत है दोस्तों, ठीक। अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, उसमें ये बातें कही गई हैं कि राज्य जो है कानूनों का निर्माता है और वही लोगों मतलब जो है लोगों को प्रदान करता है राज्य, और जो लोग होते हैं उस कानून को स्वीकार करते हैं, ठीक। इन्होंने कहा था कि जो अधिकार हैं, ठीक है ना, अधिकार हैं वो दोस्तों राज्य बनाता है और व्यक्ति स्वीकार करते हैं, ऐसी बात कहीं की थी। ये मतलब जो है राज्य में ही अधिकार है, ठीक है। तो ये कानूनी अधिकारों की बात करते हैं, ठीक। इन्होंने कहा था अधिकार कानूनों का तथा बिना कानून के कोई अधिकार का कोई फल नहीं, कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है, ऐसी बात कही थी।
ठीक है, कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं है। ठीक, ऐसी बात इन्होंने, जो अधिकारों का कानूनी सिद्धांत है दोस्तों, उसकी बात जो है ऑस्टिन भी करते हैं, हाब्स भी, और हालैंड भी करते हैं। हाब्स राज्य की उत्पत्ति के, ठीक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के ये समर्थक हैं। लेवियाथन पुस्तक लिखी थी, लेवरेंट ने इनकी पुस्तक जला दी थी। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाब्स हो गए, ऑस्टिन के बारे में आपको बता दिए हैं, ऑस्टिन हो गए, ठीक है, हॉलैंड हो गए। ये सारे विचारक राज्य के, ठीक है ना, जो राज्य का कानूनी सिद्धांत है, अधिकारों का कानूनी सिद्धांत है, उसके समर्थक हैं। कहते हैं कि राज्य की इच्छा पर ही जो कानून होते हैं, ठीक, अधिकार होते हैं, वो राज्य की इच्छा पर ही निर्भर करते हैं। ठीक, राज्य ही उनको बनाता है, राज्य ही व्यक्ति को देता है और व्यक्ति उनको स्वीकार करते हैं। ठीक, ऐसी बात ये कहते हैं बेंथम। दोस्तों आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इस मतलब अभी हमारी जो मैराथन सीरीज है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक, आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। ये पूरा वीडियो आप एक बार नहीं कई बार देखिए, ताकि आपको क्वेश्चन जो है रट जाए। देखिए क्वेश्चन जो है ही हैं, उसके अलावा जो हम बातें बताते हैं वो एग्ज़ाम में जो पूछी जाती हैं वही बातें बताते हैं, आप इनको ज़रूर पॉइंट आउट कर लीजिए। ठीक, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपको बता देते हैं, और इसी तरह के उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक, पढ़ाई में ध्यान लगाइए, और ईश्वर करे आपका जल्द सिलेक्शन हो जाए आगामी टीटी पीटी और जो भी परीक्षाएं हैं आप जो देने वाले हैं। ठीक, हम ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।